हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज भाई संडे है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा दिन है। आप देख रहे होंगे ये ब्लूमिंग सीज़न चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न, तो फूल वगैरह खिले हुए हैं। तो आज हम घूमने के लिए आए थे और वीडियो बनाने के लिए आए थे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू सेलेक्ट कोर्सेज, हाउ टू सेलेक्ट एनी एजेंसी और कंसल्टेंट टू गेट हेल्प इन वीज़ा प्रोसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं कि हमें यूके में आना है तो क्या हम कैसे इन्हें सेलेक्ट करें और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो, गूगल पे कोई भी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे एक बार ध्यान से सुनो और उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करो कि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सको। तो सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं। तो जो बैचलर वाले बच्चे हैं उनके पास तो ऑप्शन होता है, अगर उन्होंने पीसीएम से करा है, आपने सपोज करो पीसीएम से करी है अपनी 12th, या फिर आपने पीसीएम में कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यूनिवर्सिटी बहुत फ्लेक्सिबल है। आपके पास अगर कोई भी एक रिलीवेंट 12th में मॉड्यूल है, सब्जेक्ट है, तो उसी के बेस पे आप बैचलर में कोई भी डिग्री ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती है भाई मेडिकल में, या फिर नर्स हो, नर्स के लिए आओ, या फिर किसी भी मेडिकल डिग्री में आओ, तो सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। जिसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है या परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, वो तो समझ ले कि भाई अगर उसके पास एक भी चांस है मेडिकल में आने का, उसने बायो से करी है अपनी 12th, तो वो कोशिश करे कि भाई मेडिकल फील्ड में ही जाए। या फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, कनाडा और अमेरिका की तरह नहीं है। यूके में जो यूनिवर्सिटी है वह बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अगर आपने कॉमर्स से करा है तो तब भी आपके पास चांसेस होते हैं। अगर आपके पास मैथ है तो आप आईटी के कोर्स ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको रखना है मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज, और सेकंड नंबर पे आते हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर, इससे रिलेटेड कोर्सेज। जिन्होंने पीसीएम से करी है वो तो ईजिली ले ही सकते हैं, इन्हें कोई बड़ी बात नहीं। कॉमर्स वालों को भी ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि बहुत सारी डिग्री होती है, जैसे बीसीए है, वो शायद कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की डिग्रियों को ध्यान में रखना चाहिए और यही करनी चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल होती है। सबसे पहले नंबर पे मेडिकल में सबसे ज़्यादा हाँ, जॉब्स अवेलेबल है। क्योंकि सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया मेडिकल, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले नंबर पे है, ये सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है, मैंने जो रिसर्च करी है। दूसरे पे आता है आईटी। आईटी में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। नर्सिंग वगैरह या मेडिकल सेक्टर में फर्स्ट नंबर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईजिली जॉब अवेलेबल हो जाती है आपके लिए, इसमें आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आईटी में जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सर्च करना पड़ता है आपको, और प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू से लेकर हर चीज़, तो उसमें आपको टाइम लगता है। नंबर तीसरे पे आते हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं मैनेजमेंट सेक्टर में, तो भाई वो थर्ड नंबर पे है। उनके पास बहुत ही बेल बज रही है भाई चर्च की, प्रेयर टाइम हो गया शायद। हमारे साइड में ही चर्च है यहाँ पे, ये जो वूस्टर सिटी है इसमें बहुत सारे चर्च है, ये क्रिश्चियन की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पीपल रहते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। थर्ड पे आता है मैनेजमेंट के कोर्सेज। मैनेजमेंट से आप बीबीए या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी कोर्स ले लो आप, मार्केटिंग, ये जो है, ये कोर्स जो है, जितने भी कोर्स होते हैं, फाइनेंस में फिर भी जॉब अवेलेबल होती है, लेकिन हम थर्ड नंबर पे इसलिए रख रहे हैं, इसे हम कॉमर्स उसमें ही ले लेते हैं, क्योंकि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है वो मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआरएम, इनमें जाने की कोशिश करते हैं, और इनमें जॉब अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू आईटी एंड मेडिकल सेक्टर कम है। तो लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इन कोर्स सपोज करो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आने से पहले एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वर्ड, ये सब सीख के आओ और इनमें बहुत ही अच्छे हो के आओ। एक्सेल में अच्छे हो के जाओ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैनेजमेंट के
जो भी प्रोफेशनल होते हैं इन्हें मतलब डेटा वगैरह को मतलब क्रिएट करने में, और जब आप यहाँ पे आओगे यूनिवर्सिटी में आपके असाइनमेंट में MS वर्ड की या MS पावर पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप कोर्स हो गए कि कोर्स आप कैसे लोगे, मतलब प्रायोरिटी किस तरह से आप सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले मेडिकल, सेकंड पे IT, थर्ड पे मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोर्सेज। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं भाई। आपने सेलेक्ट कर लिया कोर्स, आप यूनिवर्सिटीज़ आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि फीस शुरू होती है 14 लाख से और अप टू 1 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो रैंक के अकॉर्डिंग। पर मैं एक सलाह और दूंगा यहाँ पे, या तो आप सेलेक्ट करो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम, लीड्स, सब बेस्ट, कैम्ब्रिज, या फिर आप जाओ अपने बजट के अकॉर्डिंग। ओवर बजट मत हो इसके चक्कर में कि भाई इसकी 300 रैंक है, इसकी 400, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो टॉप नॉच, टॉप 20 या टॉप 50, या फिर कोई भी अपनी बजट की, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, सबकी उतनी वैल्यू है, चाहे वो 200 वाली हो चाहे 300, उससे कोई मैटर नहीं करता। यूनिवर्सिटी के कोई पैसे नहीं है यहाँ पे। अगर स्किल्स है तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, वरना यूनिवर्सिटी की यहाँ पे कोई रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहा है भाई उज्जवल। यहाँ पे जो या तो टॉप नॉच भाई जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, वो सिलेक्टिव नहीं करेगी जो सबसे अच्छे बच्चे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी स्किल है वे जो चाहिए का वो कोर्स कर रहे हैं। और जो टॉप 100, 200, 300 है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना कुछ हार्ड नहीं होता, तो इसमें तो आप जा सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छा होता है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। एक बार बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ली यूनिवर्सिटी, तो फिर आप चेक करोगे कि भाई इसमें आइल्स का कितना स्कोर चाहिए, परसेंटेज कितनी चाहिए, आप चेक करो। तो फिर सपोज करो आपको आइल्स के लिए 6.5 चाहिए, बैचलर के लिए सब मोस्टली यही चाहिए 6 या 6.5। तो आप कोशिश करो आइल्स का वो कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट ढूंढने की जो आपको मतलब एक दिन में 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस कराता हो। 8 बजे चले गए तो दोपहर के 2 बजे तक आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, 3 बजे तक, क्योंकि आइल्स जो है वो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आपको स्किल्ड ऐड करनी है अपने अंदर, वो प्रैक्टिस का खेल है। रीडिंग करनी है, पैरा पढ़ के हमने आंसर दिए हैं, जो CBSE से है वो तो जानते ही हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिस कराने वाले इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। दिल्ली में, चंडीगढ़ साइड बहुत सारे भरे पड़े हैं भाई, कोई कमी नहीं है उसकी तो। और जिसे लगता है मैं भाई 1 महीने के अंदर खुद ही तैयारी करता हूँ, तो कैम्ब्रिज की बुक्स आती है आइल्स के नाम से, नई सीरीज उसकी 14 है या 15 है, अभी 13 लास्ट थी, मैंने 13 से किया था। 14 होगी शायद। इसने खुद ही प्रिपेयर करा था। इसकी यूनिवर्सिटी, ये बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में उज्जवल पढ़ता है, आपको मैंने 10 दिन में क्लियर कर हाँ, इसने 10 दिन पढ़ी थी वो बुक। वो बिल्कुल मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें सारे 1 to 1 बताए होते हैं, उसके साथ एक CD आती है स्पीकिंग की, वो सब हो जाएगा। आप वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 100 या 200 रुपये की है शायद, वो है ना, 150 कुछ किया है वो। या तो ऐसे करो, जिसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आइल्स में, वो जाओ फिर भाई किसी इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिस कराते हो। हाँ, IDP भी कराता है, ब्रिटिश काउंसिल भी कराता है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इससे बढ़िया है कोई लोकल में ढूंढो, सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाले टीचर हो। आप भाई रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की डेली प्रैक्टिस कराए आपको 2-2 सेट की, हर एक की 2-2 बार प्रैक्टिस कराए एक दिन में, इनफ है आपके लिए। आप इजीली 1 महीने में या 2 महीने में क्लियर कर लोगे। मिनिमम टारगेट करना 7.5 बैंड्स, तो आपके 7, 6.5 आराम से आ जाएंगे। और जो मैं कोर्स की बताया है भाई, सेम ही मास्टर डिग्री के लिए भी है, लेकिन मास्टर डिग्री में ये हो जाता है भी हमने अगर BBA करी है तो हमारे लिए MBA कंपलसरी हो जाता है इस तरह की। तो वो अपने लिए देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी फील्ड में बैचलर कर चुके, तो मास्टर उन्हें उसी में करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम उनकी जो जॉब है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो IT के हैं वे MBA फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उन्हें अगर मैनेजमेंट की भी समझ हो तो वो एक अदर स्किल्ड ऐड हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो MBA भी कर सकते हैं यहाँ से, वो भी अच्छा रहेगा। हो गया, हमें पता लग गया कि आइल्स में कितने बैंड चाहिए, आइल्स हमने क्लियर कर ली। फिर आता है कि भाई हम मतलब अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले
अगर आपको अप्लाई करना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है यूके के लिए। तो मैं बाकी कंट्री के लिए कनाडा है, जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, प्रोसेस सभी जगह एक ही है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। और आगे आगे मतलब ऐसे होता है, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, उसका कंफर्मेशन आएगा, यूनिवर्सिटी भेजेगी कि आप का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद कंडीशनल लेटर आता है आपको। कंडीशनल लेटर होता है, सपोज करो कि भाई आपने एमबीए के लिए अप्लाई करा, तो एमबीए के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, परसेंटेज मतलब कौन से आपके 12th या आपकी बैचलर में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका स्कोर, आइल्स का स्कोर क्या है। और रिक्वायरमेंट में ये भी आ सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड कोर्स है वो रिलेवेंट होना चाहिए उससे, ये भी हो सकता है। तो आइल्स का हो गया, और सारे जितने भी आपके डिग्री के डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे। बाकी शायद 1-2 सर्टिफिकेट और एक्सटर्नल मांगते हैं, या फिर नहीं वो वीज़ा के टाइम पे मांगेंगे भाई। वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यूनिवर्सिटी का तो लिखा आता है भाई, कंडीशनल लेटर में लिखा होगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट भेजो, आपको स्कैन करके वो भेजने होते हैं। फिर आपको आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशन आपने अब फुलफिल कर दी, सपोज करो आपने 12th बैचलर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे वो आपने भेज दिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी फाइनेंस के डॉक्यूमेंट मांगती है कि आपके अकाउंट में जो एक्सपेंसेस मांगते हैं, लंदन के इनसाइड शायद 12 लाख है, अब बढ़ा दिए उन्होंने थोड़े, और आउटसाइड लंदन 10 लाख दिखाने होते हैं वन मंथ के लिए। हाँ, तो वो अगर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो 1 महीने पुराना स्टेटमेंट लगा दो उसी के साथ। तो जैसे ही आप फुलफिल करोगे तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। अनकंडीशनल मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपने एमबीए के लिए अप्लाई करा, आपको जो कोर्स अप्लाई करा आपको वो मिल गया। उसके बाद एट द एंड आता है कास्ट लेटर, CS कास्ट लेटर, जिसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। वीज़ा आपको वो यूनिवर्सिटी वो मतलब इशू करेगी। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, वीज़ा डिपार्टमेंट, वो हेल्प करता है आपकी भाई कैसे फुलफिल कैसे मतलब वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। UKVI की वेबसाइट पे जाओ, वीज़ा अप्लाई करो। Tier 4 वीज़ा है ये जो स्टूडेंट लगाते हैं। Tier 4 है ना, ये अभी आया है तो मैं इससे इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो ये सितंबर में आया, मैं जनवरी का आया हुआ हूँ। तो Tier 4 वीज़ा के लिए एक फॉर्म होता है, उसे फिल करना होता है। यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट खुद हेल्प करता है कि भाई सपोज करो आपका इंटरव्यू आ गया तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे आंसर करना है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, और यूके का इतना हार्ड है नहीं, वो ईज़िली आपको वीज़ा आ जाता है। और अब अगर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, तो आप कोई भी एजेंट सेलेक्ट करते हो। IDP फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा लगवा के देता है। और बहुत सारे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बहुत सारे कंसल्टेंट है, एजेंट है, वे लगवा के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूके का वीज़ा। कुछ 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो आप अगर उनसे हेल्प लेते हो तो उसमें मेक श्योर करें कि सपोज करो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर या इशू हुआ और आपने फुलफ़िल कर दिए सारी मतलब फ़ी पे करनी होती है, उसमें आइल्स वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट पे करने होते हैं। तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलते ही आपको सेंड करना है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी सेंड करो, यूनिवर्सिटी रिप्लाई करेगी हाँ ये ओरिजिनल ऑफर लेटर है, ये आप इस नेम पे ही इशू हुआ है। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो भाई। बहुत सारे मैंने पंजाब में सुना है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड करते हैं वहाँ पे एजेंट, पैसे ले लेते हैं। वैसे ही किसी स्टूडेंट का एडिट करके लेटर दे देते हैं उन्हें, कंडीशनल लेटर, फिर पैसे वैसे लेके पता नहीं यार क्या क्या होता है वहाँ पे। तो खैर वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अपने आप को सेफ रखने का ये प्रोसेस है। अनकंडीशनल लेटर आने से पहले कंडीशनल ऑफर लेटर जैसे आता है उसे सेंड करो यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अगर वेरीफाई करती है हाँ हमने इशू करा है, तो आप फ़ी वगैरह सब और कंडीशन जितने भी डॉक्यूमेंट है स्कैन करके एजेंट के थ्रू या जैसे भी आप सेंड कर रहे हो सेंड कर दो। फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, फिर कैश इशू होएगा, कास्ट लेटर बोलते हैं उसे। फिर आप वीज़ा के लिए मतलब वो तो उसमें तो हेल्प करा ही देते हैं वो, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है खुद अप्लाई करो, वो भी ज़्यादा हार्ड है नहीं वो। आप एक बार जाओगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे यूनिवर्सिटी में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा
आप ईमेल पे इंटरनेशनल टीम होती है यूनिवर्सिटी की, उससे कनेक्ट हो जाओ और उनसे ईमेल पे बात करते रहो, या फिर रिचार्ज करा लो, टॉप अप कराओ। तो यहाँ पे शायद एयरटेल से बात करने में 5-6 रुपये लगते हैं, इंडियन रुपीज़ पर मिनट। तो इस तरह से बात भी कर सकते हो। कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि भाई हम मतलब ठीक तरह से प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप कॉलिंग भी देती है आजकल हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप कॉलिंग भी दे रही है। वो व्हाट्सएप कॉल करने का ऑप्शन देती है, उसे ऐड करके बात करो उनसे कि भाई ऐसे ऐसे है। भाई यूनिवर्सिटी को पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो वो सारी हेल्प करती है। उन्हें पैसे चाहिए यार, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। तो और मेक श्योर करना कि आप 2 महीने पहले या 3 महीने पहले सारी प्रोसेस शुरू कर दो, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो वीज़ा अप्लाई करने से लेके यहाँ तक पहुँचने तक का। तो बस इसमें यही है भाई, आपको मतलब थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा कोर्स का कि किस कोर्स में ज़्यादा जॉब्स है, किससे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। हर एक कोर्स को ये कह के नहीं छोड़ना कि भाई मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करो यूनिवर्सिटी की, जिस यूनिवर्सिटी में आपने, जो यूनिवर्सिटी आपके बजट के अकॉर्डिंग है, उसमें जाके चेक करो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, आइल्स की में कितना स्कोर चाहिए, क्या मतलब बैकग्राउंड स्टडी क्या मांग रहे हैं, वो बैचलर किस से रिलेटेड मांग रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सारी बात। इसमें सारे टॉपिक मेन टॉपिक कवर हो गए भाई। तो बस यही बताना था कि भाई इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप अगर कोई फ्रॉड है उसके लिए खुद अप्लाई कर सकते हो, फ्रॉड एजेंट बहुत है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1-2 दिन बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।